ओके जी, शुरू करते हैं। कल हमने नोट्स की बात करनी शुरू की थी और आपको कल मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सारा कुछ बता दिया था कि नोट्स जो है उनकी क्या वैल्यू होती है, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हमने कर ली थी। आज हम नोट बनाते हैं जी प्रॉपर बोर्ड के ऊपर। और सबसे पहले आप आए, क्वेश्चन नंबर 61 है जी, पेज 284 पे। पेज 284 पे क्वेश्चन नंबर 61 है। यहाँ से प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहुँच गए जी सब? ओके। क्वेश्चन 61 के अंदर आपको डाटा जो नज़र आ रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ लेजर्स नज़र आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन 61 में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, देन वी हैव व्हीकल अकाउंट और फिर उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। और मेरे ख्याल में अब आपको लेजर तो पढ़ना आ गया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ओपनिंग हमारे पास मौजूद है 5 लाख, और कॉस्ट पे पड़ा हुआ है, बुक वैल्यू पे पड़ा हुआ है? जी बिल्कुल कॉस्ट पे पड़ा हुआ है, और उसकी वजह यह है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन साथ मौजूद है, इट मींस ये कॉस्ट पे है। डेबिट साइड पे मुझे दो कैश की अमाउंट्स नज़र आ रही हैं, 90,000 और 120,000। इसका क्या मतलब है? एडिशंस हुई हैं, प्लांट एंड मशीनरी में नई एडिशंस हुई हैं, नया प्लांट एंड मशीनरी हमने ख़रीदा है। और क्रेडिट साइड पे हमें डिस्पोजल 1,90,000 का नज़र आ रहा है। ये क्या चीज़ है जी? ये डिस्पोज ऑफ हुआ है, और ये डिस्पोज की कॉस्ट है कि बुक वैल्यू है? ये कॉस्ट है, ये बिल्कुल डिस्पोज की कॉस्ट है। और कैरी डाउन आ गया 520। देन वी हैव एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी। क्रेडिट साइड पे ब्रॉड डाउन है 71, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नज़र आ रहा है 44,167 का, और डेबिट साइड पे डिस्पोजल नज़र आ रहा है 30,083 का। ये 30,083 क्या चीज़ है? जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। इसी तरीके से व्हीकल अकाउंट है, एडिशन इसके अंदर कोई भी नहीं है। डिस्पोजल हमें नज़र आ रही है इसके अंदर कि एक 40,000 कॉस्ट वाली व्हीकल हमने बेच दी है, और कैरी डाउन 8,60,000 है। इसी तरीके से क्यूमुलेटेड के अंदर हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन नज़र आ रही है। तो बड़े सिंपल से लेजर है, इनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। प्रिपेयर अ नोट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, या फिर डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, या फिर फिक्स्ड एसेट शेड्यूल फ्रॉम द अबव लेजर्स। पेपर में आपको इन तीनों नाम से सवाल आ सकता है। या वो कह सकता है पीपी का नोट बना दें, या वो कह सकता है पीपी का डिस्क्लोजर दे दें, या वो कह सकता है फिक्स्ड एसेट का शेड्यूल बना दें। अगर वो तीनों में से कोई एक बात करे तो वो यही काम करना है जो कि अभी हम करने लगे हैं। ओके, मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल मेरा आपसे ये है, क्या इस लेजर्स को, इन डाटा को देखते हुए हम कहीं से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं कि रिवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहे हैं? बताइए, क्या लेजर देख के हम ये कोई फैसला कर सकते हैं कि कॉस्ट मॉडल चल रहा है, रिवैल्यूएशन मॉडल चल रहा है? जी बताइए, बोलें। आपको कैसे पता? लेजर्स में कहाँ रिवैल्यूएशन नज़र आती है? मैं नहीं, कहाँ नज़र आती है? जी बिल्कुल, दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि अगर यहाँ पे कोई रिवैल्यूएशन होती तो एसेट की डेबिट साइड पे हमें रिवैल्यूएशन सरप्लस नज़र आ रहा होता, या इवन क्रेडिट साइड पे भी नज़र आ रहा होता अगर रिवैल्यूएशन लॉस होता। एक बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मुझे कहीं पे भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट होती नज़र नहीं आ रही, जो कि आपको पता है हर रिवैल्यूएशन के ऊपर होती है। तो इसका मतलब है कि हम कॉस्ट मॉडल के ऊपर चलने लगे हैं। तो अगर कॉस्ट मॉडल के ऊपर चलने लगे हैं तो फिर नोट थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे जा रहे हैं तो नोट थोड़ा मुख्तलिफ होगा। अच्छा, मुख्तलिफ से मुराद ये नहीं कि टोटली बदल जाएगा। रीवैल्यूएशन में कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, बस इतनी सी बात है। कॉस्ट मॉडल में वो चीज़ें नहीं होती, रीवैल्यूएशन में वो चीज़ें होती हैं। यानी ये जो अब हम कॉस्ट मॉडल का अभी नोट बनाने लगे हैं, इसी के अंदर कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी, बस सिंपल इतनी सी बात है। तो आपने भी बोर्ड पे देखना है, आपने नोट अभी कुछ नहीं करना। एक दफ़ा ज़रा आप कंप्लीट हो लें, मेरे साथ कंप्लीट कर दें, आपको पता लग जाए किस तरह से चीज़ें हैं। नोट करने का टाइम तो आपको पता मिल ही जाता है। ले जी, शुरुआत करते हैं। कंपनी का नाम मौजूद नहीं है, हम अपना आगाज़ किया करेंगे। ये लेक्चर नोट्स का सवाल नंबर 61 है। ओके, हम अपना आगाज़ किया करेंगे, सबसे ऊपर कंपनी का नाम दिया करेंगे। अब सवाल में कंपनी का नाम नहीं है तो हम XYZ लिख देते हैं, बाकी जो भी नाम होगा हम यहाँ पे लिख देंगे। दोस्त इधर इधर, यहाँ पे। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। ठीक है जी, हम कंपनी का नाम लिख दिया करेंगे, कंपनी XYZ। उसके बाद हम लिखेंगे नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसके बाद हमने ईयर एंड बताना होता है। साल कब खत्म हो रहा है जी? 31 दिसंबर 9 को, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। ये हेडिंग आपने लाजमी देनी है। ओके,
और ये हेडिंग नॉर्मली जो है ना वो पेपर जहाँ पे आप सवाल कर रहे होते हैं ना उसके सेंटर में दे दी जाती है। ओके होगी बात। कल आपको मैंने एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाए थे और उसके अंदर हमारे पास एक इसी तरह का फॉर्मेट बना था, वो भी कॉस्ट मॉडल पे था, याद है आपको? वो भी कॉस्ट मॉडल पे था। उसमें क्या हो रहा था, उसमें कुछ इस तरह से बात हो रही थी, साल के शुरू की कॉस्ट थी, एडिशंस डिलीशंस थी और साल के आखिर की कॉस्ट थी। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन साल के शुरू की थी, डेप्रिसिएशन थी, डिस्पोजल्स थी और क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी। और एंड पे फिर उसने नेट बुक वैल्यू का कॉलम बनाया हुआ था जिसमें से कॉस्ट में से उसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस की हुई थी। कुछ याद है आपको कि नहीं? ओके। और यहां पर उसने एसेट्स के नाम लिखे हुए थे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, आईटी इक्विपमेंट। कल ये उसने किया हुआ था। लेकिन हम यहां पर मैंने ऐसा नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया था कि हम इस फॉर्मेट को ना थोड़ा सा उल्टा देंगे। कॉन्सेप्ट वही है, फॉर्मेट उल्टा देंगे। जो व्हीकल, लैंड, बिल्डिंग यहां लिखा था हम यहां लिखेंगे और जो उसने कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा था वो हम यहां पर लिखेंगे। अब वही वाली जो बात कल मैंने आपको दिखाई थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो बस ज़हन में रखिएगा। हमारे पास सवाल में दो एसेट्स हैं, कौन कौन से? प्लांट एंड मशीनरी, एक हम कॉलम बना देंगे प्लांट एंड मशीनरी का दूसरा व्हीकल। और दूसरा हम बना देंगे व्हीकल का। और टोटल का कॉलम वैसे ज़रूरत नहीं होती, आपने बना देना। बहरहाल आपको बता दूंगा कि सूरत में नहीं बनाना, अभी बस फिलहाल नोट पे फोकस करें, टोटल को छोड़ें। उसके बाद अब यहां पर हम वो तमाम बातें लिखेंगे जो कि हमने कॉलम में लिखी थी। ओके, तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे जी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कॉस्ट, यहां पे ओपनिंग बैलेंस आएगा। यहां पे एसेट के अंदर जो एडिशंस होंगी वो आएंगी। यहां पे आएंगे जी डिस्पोजल्स, वेयर इज डस्टर, ये पड़ा हुआ है। ओके, यहां पे हम लिखेंगे जी डिस्पोजल्स और यहां पे हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। और इधर हेडिंग आएगी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट की। क्या होती है अभी बात करते हैं। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास किस तारीख का होगा? यकम जनवरी 9 का। और क्लोजिंग कहाँ का होगा? 31 दिसंबर 9 का। ले जी, ये कॉस्ट का डाटा है आपके पास, ये सारे का सारा कॉस्ट का डाटा है। और आपको याद होगा कल यही सारी बातें जो है ना वो कॉलम की फॉर्म में थी और हमने बस उस फॉर्मेट को उल्टा दिया है। जो चीज़ें यहाँ लिखी थी वो यहाँ लिख दी, जो यहाँ लिखी थी हमने यहाँ लिख दी। क्लियर होगी बात? उसके बाद हेडिंग बनेगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसमें भी सेम उसी तरीके से ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कौन सी चीज बढ़ाती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फिर डेप्रिसिएशन। उसके बाद जो एसेट्स बिक गए उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल जाएगी और हमारे पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। वैसे ही लिखने की जरूरत नहीं है, पहली दफा लिख रहा हूं, ये तारीखें जो है ना बस आपकी समझ के लिए लिख रहा हूं, पेपर में ना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ओके, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डाटा आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं जी? नेक्स्ट हम करते हैं नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू। और नेट बुक वैल्यू क्या होती है भाई? कॉस्ट का क्लोजिंग और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के क्लोजिंग का डिफरेंस। बात समझ आ गई? यहां पे हम प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट का टोटल निकालेंगे, व्हीकल्स का टोटल निकालेंगे। इधर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टोटल निकालेंगे, इधर इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टोटल होगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगी? नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहां पे हम तीन चीजें लिख रहे होते हैं। मेजरमेंट बेसिस, मेजरमेंट बेसिस होती है कॉस्ट मॉडल है, रिवैल्यूएशन मॉडल है, ये हम लिख रहे होते हैं। फिर हम लिख रहे होते हैं जी डेप्रिसिएशन मेथड, स्ट्रेट लाइन है या WDV है। और लास्ट में हम लिख रहे होते हैं यूजफुल लाइफ या फिर डेप्रिसिएशन का रेट। ठीक है जी, तो ये तमाम चीजें हमने यहां पे मेंशन करनी है भाई। कॉस्ट मॉडल अगर फॉलो हो रहा हो तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। ठीक होगी बात समझ आ गई? इस फॉर्मेट में किसी को कोई बात ना समझ आ रही हो, मेरे ख्याल में रूटीन की चीजें हैं। और अगर मैं थोड़ा सा आपको कहूं कि जरा गौर करें, इतना हिस्सा मुझे लग रहा है कि जो एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बनता है ना उसका लेजर है ये। ऐसे नहीं होता लेजर के अंदर, ये देखें एसेट अकाउंट, ओपनिंग,
प्लस एडिशंस लेस डिस्पोजल इज इक्वल टू क्लोजिंग। ये देखें, ओपनिंग प्लस एडिशंस लेस डिस्पोजल इज इक्वल टू क्लोजिंग। तो ये लेजर ही तो है बस। और एक्यूमुलेटेड में क्या होता है, ये देखिए, ओपनिंग प्लस डेप्रीसिएशन लेस डिस्पोजल और क्लोजिंग। ये देखें, ओपनिंग प्लस डेप्रीसिएशन लेस डिस्पोजल इज इक्वल टू क्लोजिंग। तो सिर्फ ये जो हम लेजर बना रहे होते हैं, बस उस लेजर को जरा इस तरह की स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करना, यही तो नोट कहलाता है। आपको बात समझ आ गई? वैसे ही बात कर रहा हूं, अभी करना सवाल, बहुत सवाल करने हैं। रिवैल्यूएशन में आपको क्या लगता है, क्या तब्दीली होगी इसके अंदर? एसेट में रिवैल्यूएशन का एक कॉलम आ सकता है, एसेट में रिवैल्यूएशन का एक कॉलम आ सकता है। इसके अलावा और क्या आ सकता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं निकाल देंगे, क्या मतलब? एक शायद रो ऐड हो जाएगी ऊपर कॉस्ट वाली साइड पे, रिवैल्यूएशन की, सरप्लस है या लॉस है, शायद ये इसके अंदर चीज ऐड या लेस हो जाएगी। दूसरा, जो हम ट्रांसफर करते हैं ना, ट्रांसफर जब एसेट रिवैल्यू होता है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एसेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसके लिए हम यहां पर एक और रो ऐड करेंगे ट्रांसफर के नाम से। तो शायद एक रिवैल्यूएशन के नाम से हो जाएगी कि एसेट इंक्रीज डिक्रीज होगा, रिवैल्यूएशन वाली रो में लिख देंगे। और जब भी रिवैल्यूएशन होगी साल के दौरान और कोई भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होगी, वो हम ट्रांसफर की रो में लिख देंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले हिस्से में तो मुझे लग रहा है दो रोज ऐड हो जाएंगी, रिवैल्यूएशन के नाम से और ट्रांसफर के नाम से, बाकी सेम रहेगा। और एक्यूमुलेटेड में क्या फर्क पड़ेगा? वही ट्रांसफर ही हो गया ना, हमने उसको ट्रांसफर का नाम दिया है कि जब आप एलिमिनेट करते हैं तो उसको ट्रांसफर बोलते हैं, कि उतनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उठा के एसेट में ट्रांसफर कर दो, तो वो ट्रांसफर की एक रो यहां पर भी आ जाएगी, बस इतनी सी बात है। तो शायद कोई 3-4 रोज इसमें ऐड करेंगे तो रिवैल्यूएशन हो जाएगा। बात समझ आ गई? ले जी, अब सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर है जी 61। जो लोग हजरात अभी आए हैं, ये लेक्चर इंशाल्लाह यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा, तो जो रह गया, वैसे कोई अभी हमने ऐसी बात की नहीं है, अभी फॉर्मेट ही बनाया, तो फिर भी जाके ना ज़रा शुरू के को 5-7-10 मिनट 15 मिनट हो गए मेरे में क्लास में, 12-15 मिनट हो गए, तो ज़रा देख लीजिएगा जाके। एनीवेज, तो फिल करवाएं जी मुझे, डाटा आपके सामने है। प्लांट एंड मशीनरी, सबसे पहले क्या आना चाहिए? ओपनिंग। हम पहले प्लांट एंड मशीनरी को फिलअप करते हैं। इजाजत दे तो सवाल रुपीज इन 1000 में कर दूं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया भाई। तो हम सवाल रुपीज इन 1000 में करने लगे हैं। तो मुझे बताइए, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग मेरे पास कितना है? 500। 5 लाख है तो 500, किसी को कोई इख्तलाफ इसमें? ओपनिंग बैलेंस ये आ गया। क्या मुझे डाटा से कहीं ये नजर आ रहा है कि हमारे पास एडिशंस कितनी है? कितनी है मेरे भाई? 90 और 120, 210, 2,10,000। तो यहां पर एडिशन में आ जाएगा 210। याद रखिएगा, कॉस्ट है ये, इतना हिस्सा जो है वो एसेट की कॉस्ट है। ओके, एसेट का लेजर है वो जेन में रखें, इतने हिस्से के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर जेन में रखें। उसके बाद क्या सवाल में कोई डिस्पोजल है? सर 190 की नजर आ रही है डिस्पोजल, लिखें जी 190, और ये नेगेटिव से क्योंकि माइनस हो रही है। बताएं जी क्लोजिंग बैलेंस कितना है? क्या ये एसेट अकाउंट के कैरेट डाउन के साथ मैच हो रहा है? देखें, उसका भी 520, ये भी 520। तो आपको बताया कि ये सिर्फ क्या है, ये एसेट का लेजर है बस, और कुछ भी नहीं करना, वेरी सिंपल। आए जी एक्यूमुलेटेड पे, ओपनिंग कितना है? 170 ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। साल के दौरान कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की हमने? 44। बस ठीक है, मेरे ख्याल में 44 काफ़ी है, राउंड ऑफ कर दें, कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद डिस्पोजल भी हुई है कोई ऐसी, कोई एसेट जिसको डिस्पोज किया, उसकी एक्यूमुलेटेड निकाली हो यहाँ से, बताएं? 30। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बता दें? 184। ठीक है जी, सब अच्छा है। कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी होती है बुक वैल्यू के लिए, तो क्या इसको नेगेटिव लिख दूं यहाँ से? यहाँ पे इसको नेगेटिव लिखा करेंगे हम। ओके, बताएं जी क्या आंसर आता है? ले जी भाईजान, 336 है प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू। बात समझ आती है? क्लियर होगी बात? सब अच्छा है। ले जी, अब जरा थोड़ा सा थ्योरेटिकल किस्म का नोट है यहाँ पे। मेजरमेंट बेसिस, कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं, रिवैल्यूएशन पे चल रहे हैं? कॉस्ट पे चल रहे हैं। कॉस्ट मॉडल ये बताना होता है जी इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर को ये बताना होता है कि हम कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं कि रिवैल्यूएशन पे चल रहे हैं, तो उसको पता लग गया प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट मॉडल पे चल रही है। डेप्रिसिएशन मेथड क्या है हमारा? कहाँ पे लिखा हुआ है? सवाल में कहीं मेंशन नहीं है।
सवाल में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि डेप्रिसिएशन मेथड क्या है। मैं एज्यूम करके लिख रहा हूं, एज्यूम करके कि ये स्ट्रेट लाइन है। जो भी बहरहाल होगा आप लिख देंगे यहां पे। ठीक है मेरे भाई? ओके, सवाल में मेंशन नहीं है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड है। फिर यूजफुल लाइफ या डेप्रिसिएशन रेट, दोनों में से कोई एक चीज सवाल में गिवन होगी। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज सवाल में गिवन, इस सवाल में कुछ भी गिवन नहीं है। ओके, इस सवाल में कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम क्या लिखें? एज्यूम मैं कर रहा हूं, जस्ट एज्यूमिंग 20 ईयर्स। ये दोनों चीजें एज्यूम्ड है, मैं लिख रहा हूं यहां पे एज्यूम। बाद में फिर आप परेशान होते रहेंगे पता नहीं कहां से आया। बात समझ आ गई? क्लियर होगी बात? या वैसे डेप्रिसिएशन हमारे पास नहीं, डिस्पोजल है ना, नहीं कर सकते। अगर डेप्रिसिएशन को डिवाइड करेंगे, कॉस्ट पे यूं निकालने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि डिस्पोजल पे तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं हुई, उस पर तो चंद महीनों की डेप्रिसिएशन हुई होगी, तो वो आंसर आपका एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो ठीक है, बस एज्यूम हमने कर लिया। किसी को इस कॉलम में कोई मसला, एनी इशू इन दिस कॉलम? इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ लेजर को इसमें ट्रांसलेट किया और कुछ भी नहीं है, और यही तो नोट है भाई। ओके होगी बात? ये नोट कीजिए, ये कॉलम आप खुद फिल करें, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। कितना वक्त लगाएंगे? 10 10 मिनट, इतना टाइम? यार आप लोग भी रोज ही आ जाते हैं, छुट्टी कर लिया करें, इसी बहाने मेरी भी छुट्टी हो जाएगी। क्लास ग्रुप बना दिया आप। जी? क्लास में ग्रुप बनवा दो। उससे क्या होगा? छुट्टी वाले दिन जिससे आपका दिन हो आप बता दें, हम भी अच्छा, आपका दिल, मेरा तो दिल रोज ही नहीं होता आने का, तो मैं रोज ही कह दिया करूँ आज क्लास नहीं होगी। यार मैं सो बड़ी बड़ी दुविधा में था मैं, फिर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, खैर है, चलते हैं अल्लाह का नाम लेकर। हम भी इसलिए पता नहीं था कि ऑनलाइन नहीं नहीं, बस ठीक है, भाई ने इंतजाम पूरा किया हुआ था, परेशान नहीं होना, भाई आपके साथ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रोज ही ना आया करें, जब भी बारिश हो सर ने इंतजाम किया होगा, कोशिश किया करें आने की। जी? नहीं, टेस्ट क्यों नहीं होगा, टेस्ट तो होगा ना। अब आ गए हैं तो बस अब तो सारे मसले हल हो गए ना। अच्छा, मैं वैसे ही कह रहा था छुट्टी की आया करें रोज, कंसिडर इट एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी मेरे भाई, सर इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग जो माशाल्लाह आए हैं इतनी मेहनत करके। जी? सर एसी अब बंद टोटल, एक चला दें एंड वाला, थोड़ा सा ज़रा अभी कसर है। सॉरी, टेस्ट आपको इंशाल्लाह आज मिलने थे वापस, जो टेस्ट 1 है आज मिलने थे। वो आज मैंने खुद रुकवाए क्योंकि मैंने आज नोट पढ़ाना था, इसलिए मैं इंशाल्लाह ना कल या परसों मैक्सिमम, मैंने वो डिस्कस भी करना है, असल में मैं इसलिए रुकवाए हुए हैं कि मैंने डिस्कस करना, वरना और कोई वजह नहीं थी। वापस आपको मिल सकते थे, वो आपको जिस दिन मिलेंगे ना उसी दिन फिर हम डिस्कस भी साथ ही कर लेंगे, क्योंकि टेस्ट डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह हमें महीना भी हो गया ऑलमोस्ट, क्या बात है, इसी तरह 4 महीने गुजर जाएंगे, इसी तरह पेपर आ जाएंगे। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट अभी मैं बताता हूँ क्या होती है ये, मैं भी आपको बताता हूँ।
जी भाई चले, आगे चले। ओके जी, व्हीकल का कॉलम फिलअप करते हैं जी। व्हीकल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? कॉस्ट 900 है ओपनिंग। क्या कोई व्हीकल में एडिशंस हैं? नो सर। 900 क्या? नो सर। नो सर। क्या कोई व्हीकल में डिस्पोजल हुई है? कॉस्ट कितनी? 40 की। बता दें जी। 860। एक्यूमुलेटेड पे आ जाए, ओपनिंग कितनी है? डेप्रिसिएशन 88, डिस्पोजल और एक्यूमुलेटेड का क्लोजिंग 337 नेगेटिव से। बुक वैल्यू बता दें। 860 माइनस 337 523। चेक करें दोबारा प्लीज। 483। यहाँ पे गलती है कुछ? ये 377 है। ओके जी, ये माइनस करें तो आंसर 483 आता है। ओके, उसके बाद मेजरमेंट बेसिस तो नज़र आ रहा है सवाल के अंदर कॉस्ट मॉडल है, और ये मेथड नहीं गिवन सवाल में, एज्यूम कर लें स्ट्रेट लाइन ही है, और ये एज्यूम कर लें सवाल में ये भी गिवन नहीं है, 10 साल है बस। ठीक है, टोटल कर दें जी एंड पे। कॉलम 900 जमा 500 1400 210, ये कितना है जी? 230। टोटल 1380। ये बताएं 470, ये बोलिए 132 41, बताइए 561, बोलें जी।
और टोटल के नीचे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टोटल पे तो ऑब्वियसली किसी का स्ट्रेट लाइन होगा, किसी का कुछ होगा, तो इसलिए यहाँ पे आप कुछ नहीं लिख सकते नीचे। ठीक है जी, सब अच्छा है सर। ये तो बच्चों वाली बात थी, ये कोई आपका लेवल थोड़ी था। आपको तो ऐसे सवाल पे शर्मिंदा हो जाना चाहिए, पेपर में एहतजाजन पेपर छोड़ देना चाहिए। आई क्या, मैं इतने आसान सवाल करके पेपर ये नहीं करना चाहता, ये एहतजाजन छोड़ दिया पेपर। मुश्किल सवाल दो, हमारे लेवल की बात करो कोई। तो उसने कहा चलो ठीक है, फिर सवा 224 पे आ जाओ। सवा 224 पे आ जाओ। सवाल नंबर 3 है, ये क्वेश्चन बैंक का है गालिबन सवाल, आई कैप क्वेश्चन बैंक का सवाल है। फैम जी मेरे भाई, आसान सवाल है, बिल्कुल मुश्किल सवाल नहीं है। अगर आपके जहनों में लेजर्स है ना, तो फिर कोई मसला नहीं है। काम हम सारा कर चुके हैं, जितनी भी वर्किंग्स हैं वो हम सारी कर चुके हैं, सिर्फ अब इसके अंदर हमने फिलअप करनी है। और अगर आपको सवाल में डाटा दे दिया जाए, यहाँ पे तो लेजर दिए हुए ना, उसने डाटा दे दिया हो जी हमने प्लांट एंड मशीनरी 500 की खरीदी, 210 की एडिशन हो गई, इस तारीख पे एडिशन हुई, और ये ओपनिंग का एक्यूमुलेटेड था। क्या आप साल के दौरान डेप्रिसिएशन नहीं निकाल सकते? डेप्रिसिएशन की वर्किंग आपको आती है सारी, कैलकुलेट करके वैल्यूज फेंक दें इसके अंदर, बस। ओके, डरे उस दिन से जब सवाल में डिस्पोजल दे देगा वो, वैसे इसमें दिया हुआ है वो भी कैलकुलेट करवाएगा आपसे। इसमें सारे नंबर आपको गिवन तो नहीं होंगे, वो सारे कैलकुलेट करवाएगा आपसे, ये जैसे इस सवाल में होने लगा है। आइए जी, फैम वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ते हैं। शो द डिस्क्लोजर अंडर IAS 16 इन रिलेशन टू फिक्स्ड एसेट्स इन द नोट्स टू द पब्लिश्ड अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। सर पब्लिश्ड अकाउंट्स क्या होते हैं जी? कल जो आपको दिखाए गए थे वो पब्लिश्ड अकाउंट्स थे। जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं ना, उन्होंने अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं इनको प्रिंट कराना होता है या वेबसाइट पर डालना होता है ताकि दुनिया देख सके, रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको बोलते हैं पब्लिश्ड अकाउंट्स। तो वो कह रहे हैं कि जो पब्लिश्ड अकाउंट्स हमने करने हैं उसमें जो डिस्क्लोजर आना है IAS 16 का, वो ज़रा मुझे बना दें। लेकिन ये सवाल देख के आपको थोड़ा खौफ तो नहीं आ रहा? नहीं, खौफ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहादुर बन के जाया करें। ये क्या बात हुई, पहली बॉल पे सामने मिचेल स्टार्क आ रहा है तो आप मतलब डरना शुरू हो जाएंगे? अब ऐसे तो नहीं होता ना, माँ लपेटे मारे उसे, ऐसे तो मैच फिर ऐसे ही जीतते हैं, वरना फिर वही होता है जो हुआ। खौफ के बुत तोड़ने हैं, खौफ का बुत तोड़ना है। जिस दिन खौफ का बुत टूट गया, या तू हंस क्यों रहा है, या तुझे कुछ और याद आ रहा है? छोड़ दे यार उसको, बस खौफ का बुत तोड़ना है। जिस दिन खौफ का बुत टूट गया ना, मैं कहता हूँ क्या से क्या हो जाएगा, मैं कहता हूँ लुट मच जाएगी। मैं पेपर की बात करूँ, यहीं पे रहिएगा, कहीं और ना जाइएगा, मुझे पता है आपका दिमाग कहीं और जा रहा है इस वक्त। बाबा खामोश रहे बस, ऐसे ही मतलब कैमरा भी याद लगा, पता लगे मैं ही गायब हुआ हूँ, आप भी गायब हुआ है, सब गायब हुआ है, सबने गायब हो जाना एक दिन, सबने चले जाना। फैम हैड द फॉलोइंग टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एट 31 दिसंबर 14। ले जी, 31 दिसंबर 14 का डाटा उसने आपको दे दिया है। इसका मतलब है कि नोट जो हमने बनाना है वो 31 दिसंबर 14 का बनाना है। सर ये क्या बात हुई, ऊपर 31 दिसंबर 14 कह रहा है, रिक्वायर्ड में 31 दिसंबर 15 कह रहा है, ये तो सवाल ही गलत है, हम नहीं खेलते। ये क्या, ये सीन क्या है, ये चक्कर क्या है? सर ये ओपनिंग बैलेंस दिए हुए ऊपर, ओके, ये ऊपर ओपनिंग बैलेंस दिए हुए, सवाल में कोई गलती नहीं है। उसने मांगा आपसे 31 दिसंबर 15 का है, लेकिन ये जो डाटा दिया गया ये ओपनिंग का है। वो देखें ओपनिंग बैलेंसेस, वो देखें ओपनिंग बैलेंसेस, वो डाटा दिया है उसने आपको। ओके, तो भाई साहब फर्म, ओ तेरी खैर, आज तो लैंड भी है, आज तो बिल्डिंग भी है, प्लांट एंड मशीनरी, ये तो इतने कॉलम बन जाएंगे मेरे भाई। कोई बात नहीं, खैर है, यही करने आए हैं, और करने क्या है? ये क्या होता है एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन? ये कोई नई फनकारी आ गई है? हाँ जी, इसके बारे में भी बात करते हैं थोड़ी देर बाद। सवाल पूरा कंप्लीट कर लूं फिर आता हूं इसकी तरफ। यार एक बात तो रही गई, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट करते हैं बात। चलें, अब ये शुरू कर लिया, अब खत्म करें, मुझे याद कराइएगा। ले जी, जमीन की कॉस्ट है 500, डेप्रिसिएशन तो चार्ज ही नहीं की, जमीन की करनी पड़ेगी। जमीन की कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती, ओके, ये बात सबको पता है ना। लैंड की कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती, तो यहाँ पे हमेशा जीरो ही आएगा, और इसकी बुक वैल्यू आ गई 500। तो सर मेरे ख्याल में ओपनिंग 500, एडिशन जीरो, डिस्पोजल जीरो, क्लोजिंग भी 500, और एक्यूमुलेटेड तो लैंड का सारे जीरो हो गया, नेट बुक वैल्यू 500 आ गई, नोट बन गया लैंड का। ऐसे ही है ना? हाँ, अभी तक जितनी बात पड़ी ऐसे ही लग रहा है। इसी तरीके से बिल्डिंग्स आ गई जी, ओपनिंग 400, ये 80 क्या चीज है जो इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज की है? वो चीज है सर, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग एक्यूमुलेटेड है। ओपनिंग डाटा दिया हुआ ना, उसने ओपनिंग डाटा दिया हुआ, ये ओपनिंग एक्यूमुलेटेड है मेरे भाई। ये उसने ब्रॉड डाउन दिया वैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। बुक वैल्यू उसने वैसे ही बता दी आपको, इसकी हमें जरूरत तो नहीं होती है, मतलब क्लोजिंग की बुक वैल्यू जरूरत होती है। प्लांट एंड मशीनरी की ब्रॉड डाउन कॉस्ट भी आ गई, ब्रॉड डाउन एक्यूमुलेटेड भी आ गई। फिक्स्ड एंड फिटिंग्स 390 ब्रॉड डाउन कॉस्ट भी आ गई, और ब्रॉड डाउन एक्यूमुलेटेड 140 भी आ गई। ले जी, हमारी मेरे ख्याल में नोट के अंदर जो ओपनिंग बैलेंसेस वाले रोज हैं वो तो कंप्लीट हो गई, वो तो कंप्लीट हो गई। आगे चलें जी।
इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15, जो साल 31 दिसंबर 2015 को कंप्लीट हुआ, कुछ ट्रांजैक्शंस होने लगी हैं। ले जी, अब आपको एडिशंस, डिस्पोजल्स, डेप्रिसिएशन, वो सारा डाटा बताने लगा है, ताकि आप अपना लेजर कंप्लीट कर सकें और फिर उसको वहां पे फेंक सकें। यही करना चाह रहा है ना वो, यही बताया था आपको कि ये सारा कुछ क्या होता है जी, ये सारा कुछ बस लेजर ही होता है। Further cost of rupees 53,000 are incurred on buildings being constructed by the company. A building costing rupees 1 lakh is completed during the year. मेरा आपसे एक सवाल है, सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर हम एक एसेट खरीद लें, उस एसेट खरीदने की एंट्री क्या होती है? डेबिट, एसेट, क्रेडिट, पेबल, बैंक, कैश, वटएवर, जो भी ऐसे होता है। ठीक होगी बात। अगर हम एसेट खुद बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम एसेट खुद हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो फिर उसकी एंट्री क्या होगी? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल तो सर वो इन्वेंट्री के केस में होता है। एक बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग बना रहे हैं, क्या एंट्री करेंगे? वर्क इन प्रोसेस डेबिट। वर्क इन प्रोसेस क्या होता है? आप कह रहे हैं वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करें। सीमेंट मंगवाया, डेबिट वर्क इन प्रोसेस। रेत मंगवाई, बजरी मंगवाई, ईंटें, पेंट, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ डेबिट। इसको क्यों डेबिट करेंगे? ये होता क्या, ये वर्क इन प्रोसेस क्या होता है? ये वही होता है वो जो इन्वेंट्री को हम रॉ मटेरियल से जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो रास्ते में एक वर्क इन प्रोसेस पड़ता है, ये वो चीज़ है। सवाल समझ सबको आ गया ना, कि अगर हम एक एसेट खुद बना रहे होंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी? देखिए, जब भी कोई एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन होता है ना, अभी वो बनने के उसमें होता है, तो हम उसको एसेट कह नहीं सकते, क्योंकि जिस दिन उसको एसेट कह दिया, इसका मतलब यह है कि दिस इज अवेलेबल फॉर यूज और आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी। लेकिन ये बिल्डिंग तो अभी तकमील के मराहिल में है, ऐसे ही है, इस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, ये मुकम्मल नहीं है। तो फिर हम एक लेजर बनाते हैं या एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है CWIP, और CWIP स्टैंड्स फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोग्रेस कह लें, वर्क इन प्रोसेस कह लें। खाली वर्क इन प्रोसेस से मुराद होता है जब आप रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वहां पे फिनिश गुड्स अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, यहां पे एक आपका एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। तो आप CWIP का एक लेजर ओपन करते हैं और जितना भी खर्चा आपका उस एसेट को बनाने के लिए लग रहा होता है आप इसमें फेंकते जाते हैं। डेबिट CWIP क्रेडिट कैश, डेबिट CWIP क्रेडिट कैश, सारी लाइन आइटम, जितना भी खर्चा आपने उस बिल्डिंग को बनाने के लिए किया सारा इसमें डेबिट होता रहता है। और एक वक्त आता है बिल्डिंग तैयार हो जाती है और आप कहते हैं यार बस सारा खर्चा जो बिल्डिंग पे होना था ना वो हो गया, अब ये बिल्डिंग तैयार है, अब इसको एसेट बना दो। फिर आप जाएंगे बिल्डिंग के लेजर में, आप डेबिट करेंगे बिल्डिंग और क्रेडिट कर देंगे इसको, यानी ये यहां से उठ के यहां पर आ जाएगी और इसका कैरी डाउन कितना हो जाएगा? 0। और जिस दिन ये यहां पर ट्रांसफर होगी उस दिन से डेप्रिसिएशन भी स्टार्ट हो जाएगी। इट मींस कि ये ऑब्वियस बात है कि जब तक एसेट CWIP में पड़ा हुआ है वो कंप्लीट नहीं है, वो अवेलेबल फॉर यूज नहीं है, उसकी डेप्रिसिएशन का सोचना भी नहीं है। बात समझ आ गई? अब यहां पर सवाल में उसने दिया है एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी एसेट है अंडर कंस्ट्रक्शन है। 91 का क्या मतलब है? 91 का क्या मतलब है? इस पे अब तक 91 का खर्चा हो चुका है, आता ये बैलेंस शीट के अंदर ही है। मतलब जब आप बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे तो उसके अंदर जो नॉन करंट एसेट होता है ना, उसके नीचे आपको बताया था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिखा होता है, उसी के नीचे एक और लाइन होती है CWIP की, उसका टोटल गिवन होता है। इसको PPE में ऐड नहीं करते, इसको अलग से दिखाते हैं और इसका अलग से टोटल मौजूद होता है। ठीक होगी बात? लेकिन ये ओपनिंग है मेरे भाई, ब्रॉड डाउन है, पता नहीं इसका क्या करना है। आई डोंट नो कि ये PPE वाले नोट में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आना चाहिए कि नहीं? नहीं आना चाहिए सर, ये तो PPE है ही नहीं अभी, अभी तो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है ये, जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन ले आएंगे, अदरवाइज ये बेचारा अलहदा ही यहां पे पड़ा रहेगा। बात समझ आ गई? चलें जी, अब 31 दिसंबर 15 को कौन कौन से साने पेश आए? फर्दर कॉस्ट ऑफ 53,000 आर इनकर्ड ऑन बिल्डिंग्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द कंपनी। भाई साहब फरमाते हैं कि ये जो आपका CWIP का लेजर है ना, ये था साल के शुरू में 91, यानी जब पिछला साल खत्म हुआ था तो कैरी डाउन आ रहा था 91, इस साल आपने ब्रॉड डाउन किया 91, बोले ओके। कहता है 53,000 की मजीद कॉस्ट जो है वो इनकर हो गई, क्या एंट्री हुई होगी? डेबिट CWIP क्रेडिट कैश हुई होगी।
और उसके बाद कहता है अब बिल्डिंग कॉस्टिंग 1 लाख इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, तो क्या एंट्री की होगी? क्रेडिट CWIP और बिल्डिंग के लेजर में डेबिट बिल्डिंग। कितना बचा होगा? 44। ये कैरी डाउन आया होगा, ये 31 दिसंबर 15 की कहानी है। बात समझ आ गई? तो असल में हमें यहां से क्या पता लगा? हमें इसका फायदा हो गया कि बिल्डिंग में एडिशंस हुई हैं 100 की, वो देखें एडिशंस 100 की एडिशंस हो गई हैं, ये चीज यहां से एक्सट्रैक्ट करनी थी हमने। बात समझ आ गई सबको? ओके, सब अच्छा है। ये बस ऐसे ही सवाल है, घुमाएगा आपको, फिर आएगा इधर उधर से लेके आएगा, और बस एंड पे पहुंचना आपने वही है। जिसके ज़हनों में लेजर का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वो ये सवाल 2 मिनट में कर लेगा, सीधी सी बात। वर्किंग हम सारी कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, बस वही कॉन्सेप्ट घूम फिर के आप खुद देखेंगे, आते आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, इसके अलावा कोई नई चीज़ नहीं होगी। आगे चलें जी। A deposit of rupees 20,000 is paid for a new computer system which is undelivered at year end. एक 20,000 रुपए के पैसे हमने कंप्यूटर सिस्टम के लिए दिए, अभी तक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो डिलीवर नहीं हुआ। क्या करना है इसका? क्या मतलब क्या है इसका? पहले मुझे जुमले का मतलब तो बताएं। अच्छा तो ठीक है, एडिशंस हो गई कंप्यूटर आईटी इक्विपमेंट के अंदर। ये भी कॉन्सेप्ट साथ ही समझ लें। मिसाल के तौर पे आपने सीए क्वालिफाई किया, आपके नामों के आगे लग गया शौकत कौमा ACA। कौन? बताता हूँ, कैमरा बंद होता है फिर बताता हूँ शौकत कौन है। ओके, नहीं वाकई ही इज अ गाय, ही इज अ वेरी गुड गाय। शौकत सच्चा आदमी है, बहुत नेक ईमानदार शरीफ आदमी है। छोड़े, दफा करें, बाद में बात करते हैं। आपके नामों के आगे लगा कौमा ACA, शौकत कौमा ACA। आपने कहा अब भाई AC हो गया, अब भाई कहाँ मतलब होंडा 70 पे फिरे, कहाँ भाई होंडा 125 पे फिरे, अब तो कोई ऑडी शॉडी, कोई BMW, कोई मर्सिडीज, कोई ऐसी बात होनी चाहिए ना, लेवल है भाई का, यही सोचेंगे ना आप लोग। तो फिर आप क्या सोचेंगे? आप कहेंगे ठीक है जी, गाड़ी मंगाओ, जर्मनी कॉल करो और कहो कि भाई ऑडी भेजें, जरा टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी जो है ना 16 करोड़ वाली वो भेजें भाई, अब AC हो गया, ऐसी की तैसी सबकी। ओके, अब वो कहेगा ठीक है भाई गाड़ी आ जाती है, कोई एडवांस तो भिजवाओ ना। आपने कहा तू सारे पैसे ले यार, 16 करोड़ तो ऐसे ही मैं जेब में लेके फिर रहा होता हूँ, ये ले 16 करोड़, कॉमा AC है, कोई लेवल है अपना, चार्टर्ड अकाउंटेंट है हम, तो 16 करोड़ आपने वहां पे भिजवा दिया। 16 करोड़ आपने भिजवा दिया, एंट्री क्या करेंगे? एंट्री क्या करेंगे यार? खुदा का वास्ता FAR 1 के स्टूडेंट एंट्री नहीं बता रहे। डेबिट कैश, अच्छा क्रेडिट कैश। ओके जी, क्रेडिट कैश, लोगों ने क्रेडिट से शुरू किया, क्रेडिट कैश, क्योंकि वो आसान बात थी। अब मैं यहाँ पे करोड़ नहीं लिख रहा, मुश्किल काम हो जाना, लाख ही लिख लेते हैं, बस वापस आ जाए अपनी। ओके, तो क्रेडिट हम कैश लिख देते हैं, लाख। डेबिट क्या होगा? एसेट भाई कह रहे हैं डेबिट कर दें, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, अगर आपने एसेट को डेबिट कर दिया तो फिर इसकी डेप्रिसिएशन भी करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी ना। आपने एसेट अकाउंट में एक अमाउंट लिख दी तो फिर डेप्रिशिएट भी करें, क्यों नहीं करते? करेंगे डेप्रिसिएशन। गाड़ी अभी फैक्ट्री में बनी नहीं है तो आपने पहले डेप्रिसिएशन शुरू कर दी, नहीं? पॉइंट, लॉजिक, लॉजिक। तो इसका मतलब एसेट तो आपने गलत कर दिया, डेबिट, एसेट तो गलत हो गया। सर एसेट डेबिट नहीं करेंगे आप करेंगे एडवांस डेबिट। एडवांस डेबिट होगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। मिसाल के तौर पे आपने इसको लाख रुपया दिया एडवांस, 5 लाख की गाड़ी थी टोटल। उसके बाद ये जरा सुन लें, बाद में नोट कर लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद लेट्स अज्यूम आपको 6 महीने बाद गाड़ी डिलीवर हो गई, फिर आप डेबिट करेंगे एसेट 5 लाख का, कि 5 लाख का एसेट है, मैंने लाख रुपया बस एडवांस भिजवाया था, बाकी कहा था गाड़ी डिलीवर होगी फिर दूंगा। अब जिस दिन एसेट डिलीवर हो गया, 5 लाख से एसेट डेबिट, क्रेडिट करेंगे एडवांस 1 लाख से, और क्रेडिट करेंगे पेबल 4 लाख से, और फिर उसके बाद आप बकाया जब 4 लाख पे करेंगे तो डेबिट पेबल करेंगे 4 लाख, क्रेडिट कैश करेंगे 4 लाख। ये है जी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। इसका मतलब है एसेट हमेशा तब आप रिकॉर्ड करते हैं जब वो आपको डिलीवर कर दिया जाता है, वो अवेलेबल फॉर यूज होता है, उससे पहले वो सारा कुछ एडवांस में पड़ा रहता है। ऐसा पाकिस्तान में बहुत होता है भाई, अब तो है थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि हालात इस तरह के हो गए।
आज से आप चले जाए ना कोई 4 से 5 साल, 4-5 साल भी ज़्यादा है, 2 साल पहले ही चले जाए, 2 साल पहले चले जाए, 2 साल भी ज़्यादा है, बल्कि साल पहले चले जाए। हाँ, वो उस वाक़े से पहले 1.5 साल पहले हालात जो थे वो काफ़ी बेहतर थे। ओके, और गाड़ियां जब आप पाकिस्तान में बुक कराते थे 7-7 महीने बाद गाड़ियां मिल रही हैं, 10-10 महीने बाद गाड़ियां मिल रही हैं, 5-5 महीने बाद गाड़ियां मिल रही हैं। तो जिन लोगों ने पैसा दिया होता था वो उनसे 100% एडवांस ले लेते थे कि भाई सारे पैसे दें फिर गाड़ी मिलेगी। गाड़ी मिलनी है 10 महीने बाद, तो क्या वो बंदा डेबिट एसेट करके ऐसे डेप्रिशिएट करता रहे? आंसर इज नो। वैसे डेप्रिशिएट नहीं करेगा वो, बल्कि क्या करेगा, वो उसको एडवांस के तौर पर रिकॉर्ड करेगा। तो उसको एडवांस के तौर पर रिकॉर्ड करते थे और क्रेडिट कैश कर देते थे और इंतजार करते थे गाड़ी कब डिलीवर होगी। जिस दिन वो गाड़ी डिलीवर होगी उस दिन आप उसको एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। बकाया फिर पेबल है, पे कर दिया, वो फिर बाद की देखी जाएगी। पाकिस्तान के अंदर एक और तरीके से आपको समझा सकता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा एड्स वगैरह टीवी पे या सोशल मीडिया पे आ रहे होते हैं, ज़मीन प्लॉट किस्तों वाले आते हैं, इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट। क्या सीन होता है सर? वो एडवांस देना होता है, बुकिंग होती है उसकी, फिर उसके बाद किस्तें शुरू होती हैं। सवाल मेरा आपसे ये है, प्लॉट आपको पहली किस्त में मिल जाता है कि आखिरी किस्त जब कंप्लीट होती है तब मिलता है? आपको आखिरी जब तक किस्त आप पे नहीं कर देंगे तब तक प्लॉट आपको नहीं मिलेगा, आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं होगा, आपको पोजेशन नहीं मिलेगा, आपको हैंडओवर नहीं किया जाएगा। ऐसे ही है। सवाल मेरा ये है, एसेट आप किस टाइम रिकॉर्ड करेंगे, पहली किस्त पे, आखिरी किस्त पे? आखिरी किस्त पे। वो बात नहीं है, एसेट कब डेबिट करेंगे आप? और हैंडओवर तो आखिरी किस्त के बाद होता है, जब सारी किस्तें पूरी हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि जब तक आपकी वो 3 साल की किस्तें खत्म नहीं होती आपने एसेट डेबिट नहीं करना। वो अलग बात है, डेप्रिशिएट होना नहीं होना। चले मैं कहता हूँ घर है, अब कह लें, बात समझ आ जाएगी। घर है, किस्तों पे घर में ले लिया आपने, अब जब तक किस्तें पूरी नहीं होंगी घर आपको ट्रांसफर नहीं होगा। तो क्या आखिरी किस्त तक इंतजार करेंगे डेबिट एसेट करने का? बोले हाँ, लॉजिकल बात तो यही कहती है, एसेट अवेलेबल फॉर यूज ही नहीं था, तो आप डेबिट एसेट तभी करेंगे जब एसेट आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो इतने सारे पैसे आप दी जा रहे हैं उसको, उसकी एंट्री क्या होगी? वो एडवांस में जाएगी, क्रेडिट कैश में होगी। बात कुछ अब समझ आई? तो इसीलिए एसेट को रिकॉर्ड ही तब करना है, एसेट को एडिशन में तब लेके आना जब वो डिलीवर होगा, उससे पहले वो एडवांस है। अब यहां पे देखें, उसने कहा अ डिपॉजिट ऑफ ₹20,000 पेड फॉर अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम अनडिलीवर्ड एट ईयर एंड। अब बताएं क्या एंट्री की होगी इसकी? एडवांस किया होगा और क्रेडिट कैश कर दिया होगा, इंतजार कर रहे होंगे कभी ये डिलीवर हो, कभी अवेलेबल फॉर यूज हो, तो इसको कंप्यूटर सिस्टम में ऐड करें। तो क्या करना पड़ेगा इसका? एसेट पीपी में ऐड करना पड़ेगा क्या? नहीं, नहीं सर, इग्नोर करना पड़ेगा इसको। इग्नोर करेंगे इसको, और इग्नोर कैसे करेंगे? जैसे जैसे घर वाले आपको करते हैं इग्नोर, जैसे आज उन्होंने कर दिया, बारिश है तो क्या, निकल मेरा भाई यहाँ से, यही बोल के भेजा ना उन्होंने आपको। इग्नोर ऐसे ही करेंगे, तू निकल, तू मेरा भाई, तू इधर क्या कर रहा है पीपी में, तू भी निकल यहाँ से। इग्नोर करेंगे ऐसे। ओके, ठीक है मेरा भाई, चलें जी। हाँ, जब तक कॉमा ऐसे नहीं होता ऐसे इग्नोर होते हैं। आपको लोगों को इग्नोर होना आता है, अभी करना नहीं आता आपको इग्नोर। आगे चलें। कितनी शराफत है। एडिशंस टू प्लांट आर ₹154,000। काश ऐसा सवाल पेपर में आ जाए, ऐसे ही बताता जाए बस, एडिशन जितनी डिलीशन जितनी, तो हम तो सवाल में लुट मचाएंगे। तो लेकिन फिर हम ऐसे लोग हैं, हम इस सवाल को भी कॉम्प्लिकेट करेंगे। आई कैप इतना आसान दे नहीं सकता, इसमें कुछ तो मसला है। नहीं नहीं, इस जुमले में मसला है। वो यार सिंपल उसने लिखा हुआ एडिशंस टू प्लांट और एक भी उसको सोच के जो है ना ओवर थिंकिंग करके तो बेटा कर किए जा रहे हैं। यार जो चीज़ लिखी है वो लिखी है, खत्म हुई बात, भरोसा रखें अपने पे। ले जी, ये तो प्लांट में एडिशन होगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब आप देखें, सवाल जो है ना वो बेसिकली बिखरा हुआ सवाल है, कभी बिल्डिंग पे आ जाता है, कभी कंप्यूटर पे आ जाता है, कभी प्लांट पे आ जाता है। कोई बात नहीं, आपने बस एक कॉलम उठाना है और उसको कंप्लीट करके फिर अगले पे जाना है। ओके, इस तरह चलेंगे तो इंशाल्लाह सवाल हो जाएगा। एडिशंस टू फिक्सचर एक्सक्लूडिंग द डिपॉजिट ऑन द न्यू कंप्यूटर सिस्टम आर ₹40,000। कहता है फर्नीचर एंड फिक्सचर के अंदर एडिशन 40,000 की है और इस 40 के अंदर वो 20,000 का डिपॉजिट शामिल नहीं है। तो अच्छी बात है शामिल नहीं है, अगर होता भी तो हमने निकाल देना था, क्योंकि हमारे लिए तो पीपी था नहीं 20,000 वो, तो उसने अच्छा किया ऑलरेडी निकाला वैसे। ओके, और वो 20,000 चीखें हमारा है, मुझे क्यों निकाला क्यों निकाला। अच्छा ओके, आगे चले। ये इसकी तरफ कैमरा करो, इसने बोला। आगे चले, ये था द फॉलोइंग एसेट्स आर सोल्ड। ओ मैन, डिस्पोजल की बात करने लगा। देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप आ रहा है वो। उसने पहले आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए, फिर उसने आपको एडिशनल की सारा डाटा दिया। अब वो कह रहा है भाई आओ ना जरा डिस्पोजल के ऊपर। अब
क्या पता आगे रिवैल्यूएशन भी कर दे, क्यों सर? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आगे चलिए, द फॉलोइंग एसेट्स आर सोल्ड। ले जी, 277 रुपए वाले कॉस्ट का प्लांट जिसकी ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन 195 थी, 86 रुपए का बेच दिया गया। पता नहीं 277 क्यों दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है? सर ये कॉस्ट के एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो क्या ये ऊपर वाले हिस्से से माइनस नहीं होगा? होना चाहिए ना, लेजर जेन में रखें। जो चीज कॉस्ट में से ऐड हो रही है वो ऊपर वाले में ऐड हो जाएगी, जो चीज कॉस्ट वाले लेजर में से क्रेडिट हो रही है, निकल रही है, वो यहां से माइनस हो जाएगी। बस लेजर जेन में रखें। तो देखें सर, ये 277 हम क्रेडिट करेंगे। व्हाट अबाउट डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड 195, इसका क्या करना है? क्या करना है इसका? ये सर ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है, यानी ये साल का ब्रॉड डाउन है, यानी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। ऐसे ही है सर। क्या था हमारा दूसरा स्टेप? वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विद द accumulated depreciation of the asset disposed of from the date of purchase to date of disposal। सर उसने डेट ऑफ परचेज से लेके साल के शुरू तक की दे दी आपको। अब देखना यह है कि इस साल में ये एसेट डिस्पोज कब हुआ है। वो जब डिस्पोज हुआ होगा उतने महीनों की डेप्रिसिएशन इस 195 में ऐड करके उड़ा देंगे। यही करते रहे ना आज तक, तो बस ठीक है, ये काम भी आपको आता है पहले से। तो बस अब सवाल में तारीख ऑफ डिस्पोजल ढूंढनी है, मिल जाएगी तो बस जबरदस्त हो गया। आगे चलें फिर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 86 रुपए का बेच दिया, 86 रुपए का आएंगे तो किधर किधर आएंगे, इधर किधर आएंगे, किधर आएंगे? क्यों सर? यहां पे हम एसेट का अकाउंट बना रहे हैं, यहां पे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे हैं, दो ही अकाउंट बना रहे हैं ना। उसमें कहीं कैश आता है? नहीं सर, उसमें तो कैश नहीं आता, कैश तो डिस्पोजल में आता है, हम डिस्पोजल तो नहीं बना रहे। इग्नोर इग्नोर, ओके। फिक्सचर 41 वाले 31 बुक डेप्रिसिएशन वाले 2 रुपए के बेच दिए। आगे चले। ओ तेरी खैर, वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। वो कह रहे नहीं सर भी 5 दिन है। लैंड एंड बिल्डिंग्स वर रीवैल्यूड। ले जी, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई, नोट भी बदल गया। ओके, तो लैंड और बिल्डिंग को रीवैल्यू किया गया 1 जनवरी 15 को, और यही तो हमारे साल का पहला दिन है मेरे भाई। तो इसका मतलब है कि जैसे ही ब्रॉड डाउन करेंगे साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। कुछ बात समझ आई है? ओके, और 1 जनवरी को 1500 पे रीवैल्यू किया। सर एक मसला है, मसला यह है कि इसने तो लैंड और बिल्डिंग को इकट्ठा ही रीवैल्यू कर दिया, इकट्ठा रीवैल्यू कर दिया ना। तो हमारे पास तो दोनों अलग अलग हैं, कि इकट्ठा बना ले हम भी? सर आगे लिखा हुआ है ऑफ विच लैंड इज वर्थ ₹900। कह रहे हैं 1500 में से 900 जो है वो जमीन है, बाकी 600 क्या है? बिल्डिंग होगी। ऑब्वियस बात है। तो बस ठीक है सर, आप गौर करें, ऊपर जाके जमीन 500 की नजर आ रही है, 500 वाली जमीन 900 की होगी है, तो क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया 400 का? ओके, और बिल्डिंग 400 की नजर आ रही है, वो कितने की हो गई? 600 की। 200 का सरप्लस आ गया। बंदा ला जुती लवे। ओ भाई, कॉस्ट को कंपेयर करते हैं रिवैल्यूड अमाउंट के साथ। बोले किसको कंपेयर करते हैं रिवैल्यूड अमाउंट के साथ सरप्लस निकालने के लिए? तो बोले बुक वैल्यू। यस सर, 400 200 का। अजीब लोग हैं। और भाई 400 में से 80 को माइनस करें, 320 बुक वैल्यू है, 320 को कंपेयर करें। नहीं, उस्ताद इसलिए बगैर तस्मों वाले जूते पहनता है। अब देखने सारे जूते बगैर तस्मों के बगैर है, इसलिए कि जरा जल्दी उतर जाते हैं ऐसे दिन के लिए, ऐसे वक्त के लिए। अजीब लोग हैं, बता बता के थक गया। ओ भाई, बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं रिवैल्यूड अमाउंट के साथ, फिर कॉस्ट 400 को करी जा रहे हैं। ये दुर्गंधा सितारे होते हैं जो नाम रोशन करते हैं, अपना भी और सबका। ओके ठीक है, तो भाई बुक वैल्यू को कंपेयर करना है। 400 माइनस 80, ओपनिंग बुक वैल्यू 320 की है ना, उसको कंपेयर करेंगे और फिर गेन लॉस निकालेंगे। द रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म बाय मैसर जैक्सन एंड कंपनी चार्टर्ड सर्वेयर्स। सॉरी, वो तो अल्लाह को प्यारा हो चुका है, वो कहां से आ गया? तो मैसर जैक्सन एंड कंपनी, पता नहीं क्यों दे रही है नाम हमें, आई डोंट नो। शायद कोई नोट में इजाफा होगा, शायद कोई लिखना होगा, शायद कुछ और बातें भी लिखनी होगी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग यूज वैल्यू ऑन द, वो कह रहे हैं कि एक भाई साहब थे जिनका नाम था जैक्सन एंड कंपनी चार्टर्ड सर्वेयर, उनको हमने कहा था भाई ये लैंड और बिल्डिंग जो है वो रिवैल्यू कर दो, उन्होंने कर दी। ठीक है जी, बड़ी बात बताइए। हमारे नोट पे इसका, नोट में तो कोई ताल्लुक नहीं है, बाद में कुछ लिखना होगा, वो बाद में देखेंगे। द यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज अनचेंज्ड, द बिल्डिंग वाज परचेज्ड 10 ईयर बिफोर रिवैल्यूएशन। वो कह रहे हैं कि भाईजान ये बिल्डिंग जो है ना, रिवैल्यूएशन से 10 साल पहले खरीदी गई थी।
डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन ऑल एसेट्स इन यूज एट ईयर एंड एट द फॉलोइंग रेट्स: बिल्डिंग 2% स्ट्रेट लाइन, प्लांट 20% स्ट्रेट लाइन, फिक्सचर 25% रिड्यूसिंग बैलेंस। लेकिन ये सवाल के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो मिसिंग है? बोले, जहन में लेकर आए नोट, कुछ मिसिंग है? नहीं बोलेंगे, फिर नहीं बोलेंगे, फिर खामोश है, नहीं बताएंगे। हाँ, कब एसेट, सुन लें, ये सवाल में डाटा मिसिंग है कि डेट ऑफ डिस्पोजल क्या है। अगर सवाल खामोश हो, एज्यूम कर लें कि एसेट साल के पहले दिन ही डिस्पोज ऑफ हुआ है। जिंदगी सुकून में। अगर सवाल खामोश हो, ना बोल रहा हो, तो एज्यूम कर लें कि साल के पहले दिन ही एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ है। ठीक होगी बात? तो ये आप करेंगे कि मैं करूंगा? आप करेंगे। पेपर भी आप लोगों का मैं ही देकर आऊंगा, है ना? और आप लोगों को जो तनख्वाहें मिलेंगी ना बाद में क्वालिफाई करने के बाद, वो भी सारी मेरी। डन करें अभी? नहीं, वो हम रख लेंगे। नहीं, वो क्यों खुद रखेंगे, वो भी मुझे देंगे आप। जी मेरे भाई, क्या फरमा रहे हैं आप क्या मतलब, आप कहने पैसे कैसे संभालेंगे आप? सैलरी के बाद सब संभाल ले, ठीक है मेरे भाई। फिर नौकरी भी तू ना करी, मैं ही जाके कर लूंगा। भाई को तनख्वाह मैं खुद देने आया करूंगा। ये ले मेरा भाई तनख्वाह। सही बात है भाई, सही बात। आराम तलबी की आदत पड़ी है आपको, मेहनत ना करनी पड़े, बस बैठे बैठाए मिल जाए सब कुछ। तभी तो बैठे बैठे फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करते हैं, टिकटॉक, और अजीब पुठी सीधी हरकतें शुरू कर देते हैं। बैठे बैठाए पैसे आ जाएं बस। और जिस ग्राउंड के पास से गुजरो ना, एक से ज़्यादा अजीब हरकतें कर रहा होता है, दूसरे से ज़्यादा ने मोबाइल पकड़ा होता है। पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं, अजीब लोग हैं। नहीं नहीं नज़र आता, पता नहीं कौन लोग हैं यार, पता नहीं किसने ईजाद की ऐसी चीज़ें। अच्छे भले वो दौर अच्छे होते थे, सड़क पे क्रिकेट खेलते थे, मोबाइल नाम की चीज़ कोई नहीं होती थी। आपको क्या पता, साइकिल पे जा रहे हो दोस्त के साथ रेस लगाने, और ब्रेक दबाओ, ब्रेक टूट जाए। आपको क्या पता, वो जाके सीधा दीवार में बजे, आपको क्या पता? आपने कहाँ देखी है चीज़ें? ग्राउंड में जाओ ना, कोई खेलने वाला, जिसको देखो वो एक बेंच पे बैठा मोबाइल पे लगा हुआ है, वो छोटा सा बच्चा साइड पे वो मोबाइल पे। अजीब लोग हैं यार। हम खेलते होते थे क्रिकेट, हमारे घुटने छिले हुए, इधर चोटें लगी हुई हैं, बुरा हाल हमारा हुआ है, घर वालों से फेंटे में पड़ रहे हैं। मतलब एक्टिविटी होती थी, कोई एक्टिव होते थे हम। आप लोग बस हर वक्त फ़ोन 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 फ़ोन, पता नहीं क्या है यार। अजीब, ये अजाब, जान का अजाब आप लोगों ने गले डाला हुआ है, ऊपर से पढ़ाई का भी बड़ा कर लिया। हम उस वक्त हमारे दिमाग चलते थे, क्योंकि हम, जारी बात है, जब दीवारों में बजेंगे तो फिर यही होगा ना। ब्रेक टूट गई, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं छोटा होता साइकिल पे जा रहा था फुल स्पीड में, तो मैंने वो ब्रेक दबाई, ब्रेक टूट गई। अब वो कार्टून आप देखते हैं ना, वो अक्सर एक बंदा आ रहा होता है, एक मसला होता है, तो ऐसा करके देखता है सबको, और फिर जाके धड़म करके दरख्त में लगता है। वही हिसाब था अपना। सीधा जाके मैं दरख्त में लगा, मुझे आज भी याद है, वो लोहे की वो लगी हुई थी, वो कांटे वाली होती है ना, जंग वाली, वो सीधा आके लगी, फिर वो टीका, टेटनस का टीका लगवाना पड़ा। आपको क्या पता ये सब क्या होता है? आप लोग शरीफ बंदे, मोबाइल वाले। सर हम भी खेलते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, मोबाइल पे क्रिकेट खेलते हैं। अजीब लोग हैं यार, दिमागों को आपके जंग लग गया। 3 पेपर से ज़्यादा देने आपको टेंशन पड़ जाती है। हम 6 पेपर देते रहे। सही कह रहा हूँ, ग्रेड नहीं हूँ, फेल हो गया था इसलिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 6 पेपर देने का हौसला तो था ना, 4 पास भी किए थे आपके भाई ने। ये रन क्या है? होए होए होए, चीज़ें ईजाद हुई आसानी के लिए, हमने अपनी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर लिया। जी मेरे भाई, जी मेरे भाई, 6 माह में 6 पेपर पढ़ना पड़ता है। हद हो गई, तबीयतें ख़राब करनी पड़ती हैं भाई, ऐसे नहीं होता सीए, मेहनतें करनी पड़ती हैं। आइए सवाल शुरू करते हैं। हमारे पास सवाल में कौन कौन से एसेट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट तो रह गया, लिखने लगे हम ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। आज भाई नोट लिखने के अंदाज भी बदल जाएंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल है। क्या होता है जी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट? ग्रॉस क्या होता है? ग्रॉस बिफोर डिडक्शन, सही कहा इन्होंने, बिफोर डिडक्शन। क्या डिडक्ट नहीं हुआ इसमें से? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने से पहले, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने से पहले तो कॉस्ट ही होती है मेरे भाई, तो इसलिए ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का मतलब कॉस्ट ही होता है। ओके, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने से पहले। एसेट्स हमारे पास सवाल में कौन कौन से हैं? ऐसी जमीन और आसमान, लैंड, बिल्डिंग, और क्या है हमारे पास? सर प्लांट एंड मशीनरी है पहले, प्लांट एंड मशीनरी।
उसके बाद आते हैं जी फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। टोटल का कॉलम बस आप खुद बनाइएगा, बहुत बड़ी हो गई है। मेन काम पे फोकस करते हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फिटिंग्स है, फिक्सर एंड फिटिंग्स है। फर्नीचर कहाँ लिखा हुआ है? बंदा नहीं सही तू। फिक्सचर्स ये होता है मोबाइल का अंजाम, दिमाग ही कहीं और होता है। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, ओके मेरे भाई, सब अच्छा है। ओके ले जी, शुरुआत हम करेंगे जमीन से। एक एक कॉलम पकड़ते हैं, वो फिलअप करते जाते हैं, जितने हो गए। बाकी मुझे बड़ी खुशी होगी ये कहते हुए कि वो आपके घर का काम होगा, कल कंप्लीट करेंगे आके। ओके ले जी, फॉर्मेट पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सवाल ये है कि फॉर्मेट में क्या क्या तब्दीली होगी, टेल मी। ओके शुरुआत करते हैं। ओपनिंग बैलेंस, देख लें फॉर्मेट, बाद में नोट कीजिएगा। एडिशंस, डिस्पोजल्स, और क्या आता है भाई रिवैल्यूएशन के केस में? एसेट अकाउंट जो कॉस्ट पे बना होता है, क्या क्या आता है उसके अंदर, बोले? ट्रांसफर्स, एलिमिनेशन। जो हम एलिमिनेशन करते हैं एसेट को रीवैल्यू होने पे, जब हम करते हैं डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और क्रेडिट एसेट, क्या करते हैं रिवैल्यूएशन वाले दिन पे एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उठा के हम ट्रांसफर नहीं करते एसेट अकाउंट में, तो ये वो ट्रांसफर है, ये वो ट्रांसफर है। ये ट्रांसफर हमेशा आपके एसेट के बैलेंस को कम ही करेगी, क्योंकि कम होती है ना डेबिट, एक्यूमुलेटेड, क्रेडिट एसेट, एसेट क्रेडिट होता है ना, तो इसलिए ये हमेशा नेगेटिव से आया करेगा। नहीं एलिमिनेशन नहीं, वो स्टैंडर्ड में इस तरह से यूज होता है, ट्रांसफर का वर्ड यूज होता है, तो इसलिए हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक होगी बात। और फिर इसके अलावा सर रिवैल्यूएशन नहीं आती, रिवैल्यूएशन वो भी लिखेंगे आप। नहीं सरप्लस नहीं लिखना, खाली रिवैल्यूएशन, क्योंकि कभी लॉस भी होगा, लॉस होगा तो नेगेटिव से लिखेंगे, गेन होगा तो प्लस से लिखेंगे। ओके और तो मेरे हाल में कुछ नहीं आता। क्लोजिंग बैलेंस। आज क्या तारीख है? आज किसका मैच है? आज किसका मैच है? किसका मैच है? मैच किसका है? टीआरसी वालों का मैच है। किसका मैच है? किसका मैच है? हाँ जी किसका मैच है? हाँ जी साथ वाले भाई, किसका मैच है? कल इंडिया कितना अच्छा खेला है, क्यों मेरे भाई? कल इंडिया अच्छा खेला ना, लेवल कर गए हैं वो भाईजान, 200 मार गए 200। ये तू खड़ा हो जा, तू मैच देखता है इंडिया? कल किसका मैच था? वो अब साथ ही मुकर गया है। और पढ़ा करो खुदा के बंदो, वो देख साथ वाला बता रहे हो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का था, एक बोली जा रहा है, अभी ये भी बता रहा है कि आज किसका मैच है। खुदा के बंदो अल्लाह पूछेगा। अब वो देख साथ वाला कान में बता रहा है 125 पे उनका भी एक था, 209 पे सारे आउट हो गए थे हमारे वाला। थोड़े दफा करें, इधर फोकस करें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हाँ ये जरा मुझे बनवा देना, इधर बड़े काम की बात है। एक ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर, ट्रांसफर हाँ, और डिस्पोजल और क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, अभी नहीं है, 1 मिनट बाद है, पहले मैं लिख लूं। ओपनिंग बैलेंस अभी नोट ना कीजिएगा, शायद मिटाना पड़े। पहले ट्रांसफर लिखूं, पहले डेप्रिसिएशन लिखूं, कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी पहले लिख दूं? पहले डेप्रिसिएशन। ओ पहले बताएं, फर्क पड़ता है? ये अगर मैं एडिशन एंड पे लिख दूं, ट्रांसफर पहले लिख दूं, कोई फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। आपको इसी ऑर्डर में चीजें लिखनी है। क्यों? क्योंकि पहले जैसे ही रिवैल्यूएशन होती है, रिवैल्यूएशन के टाइम पे आप सबसे पहले ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए पहले ट्रांसफर होगी। मैं हमेशा जब एंट्रीज करता था, क्या मैं पहले रिवैल्यूएशन की एंट्री करता था या पहले डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्रेडिट एसेट लिखता था? पहले ट्रांसफर करता था ना, फिर रिवैल्यूएशन करता था। तो सर पहले ट्रांसफर आएगा फिर रिवैल्यूएशन आएगा, ये बड़ा ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी बातें इनके नंबर होते हैं। अब आइए इधर, पहले ट्रांसफर पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर या पहले डेप्रिसिएशन? पहले ट्रांसफर लिखूं ओपनिंग बैलेंस के बाद या पहले डेप्रिसिएशन लिखूं? सर ये तो ईयर एंड वाले, ये मेरा भाई बहुत आगे जाएगा। क्या ईयर एंड वाली बात? अगर ये स्टार्ट रिवैल्यूएशन होगी तो सर फर्क पड़ेगा अगर ईयर स्टार्ट रिवैल्यूएशन है, ईयर एंड रिवैल्यूएशन है। अगर साल के शुरू में रिवैल्यूएशन होगी, सुने बोर्ड पे देखें,
साल के शुरू में रिवैल्यूएशन होगी तो साल के शुरू में ही आप ट्रांसफर कर देंगे और फिर साल के आखिर में डेप्रिसिएशन करेंगे। क्या ऐसे ही होगा? ऐसे ही होगा। लेकिन अगर ईयर एंड रिवैल्यूएशन हो गई तो क्या बताया नहीं था, पहले डेप्रिसिएशन और फिर ट्रांसफर, फिर डेप्रिसिएशन ऊपर आएगा, ट्रांसफर नीचे आएगा। तो ये आप अपने पास अभी लिख लें कहीं पे, उसके बाद नोट बनाइएगा। नोट उसके बाद बनाइएगा, कॉन्सेप्ट तो पहले लिखे ना। अगर सवाल में उर्दू में ही लिख लें, व्हाट्सएप तो बड़े उर्दू पे करते हैं मैसेज, यहां पे मसले पड़ जाते हैं आपको। अगर सवाल में रिवैल्यूएशन, अगर सवाल में रिवैल्यूएशन स्टार्ट ऑफ द ईयर में हो, अगर सवाल में रिवैल्यूएशन स्टार्ट ऑफ द ईयर में हो, अगर सवाल में रिवैल्यूएशन स्टार्ट ऑफ द ईयर में हो तो पहले ट्रांसफर लिखेंगे और फिर डेप्रिसिएशन लिखेंगे। अगर सवाल में रिवैल्यूएशन स्टार्ट ऑफ द ईयर में हो तो पहले ट्रांसफर लिखेंगे और फिर डेप्रिसिएशन लिखेंगे। और अगर रिवैल्यूएशन ईयर एंड पर हो, और अगर रिवैल्यूएशन एंड ऑफ द ईयर पे हो, और अगर रिवैल्यूएशन एंड ऑफ द ईयर पे हो तो पहले डेप्रिसिएशन, फिर ट्रांसफर लिखेंगे। ठीक होगी बात? बस जी, अब तो सवाल बड़ा आसान हो गया। डिस्पोजल, क्लोजिंग बैलेंस 31/12/15, फिर वी हैव नेट बुक वैल्यू, फिर है जी मेजरमेंट बेसिस, और मेजरमेंट बेसिस के बाद क्या है जी? डेप्रिसिएशन मेथड, फिर है जी यूजफुल लाइफ, या फिर डेप्रिसिएशन रेट। सब अच्छा है जी? ऐसा सवाल में नहीं होगा, ऐसा सवाल में नहीं होगा। अगर ऐसी बात हो तो आप कोई भी एक काम कर लें, कोई भी एक काम कर लें और नोट दे दें साथ, बस। अव्वल ऐसा सवाल में नहीं होगा। इनका सवाल यह था जी कि अगर बिल्डिंग साल के शुरू में रिवैल्यू हो रही हो और प्लांट एंड मशीन साल के आखिर में रिवैल्यू हो रही हो। मैं आपको वैसे एक बात बता देता हूँ, IS 8 हमने पढ़ना है अकाउंटिंग पॉलिसीज। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक एसेट के लिए अलग पॉलिसी रखी हुई है, दूसरे के लिए अलग पॉलिसी रखी हुई है। रिवैल्यूएशन अगर होगी तो सबकी इकट्ठी होगी, तो इसलिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन चले बाय चांस अगर सवाल में ये बात आ जाती है, वो तो नहीं आएगी, दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं इस तरह के सवाल का कि एक शुरू में हो रहा है एक एंड पे हो रहा है। तो फिर आप कुछ भी करके यहाँ पे पहले जो मर्जी लिखें, नोट दे दें कि जी ये इस तरह से ऐसे किया हुआ। अवल ऐसा नहीं होगा। ओके, ले जी जमीन से शुरू करते हैं। जमीन का ओपनिंग बैलेंस 500 नजर आ रहा है? ओके, ओपनिंग बैलेंस 500। बस अब बोर्ड पे देखें, बाद में एक एक कॉलम फिल करते हैं, नोट साथ साथ कीजिएगा, बाद में कीजिएगा, अभी बस बोर्ड पे देखें, कंप्लीट करेंगे फिर नोट कीजिएगा। क्या लैंड में कोई एडिशंस है? सर रिवैल्यूएशन नहीं हुई? क्या रिवैल्यूएशन नहीं हुई तो लिखेंगे नहीं एडिशंस के अंदर? क्यों? वो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे भाई, वो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे, एडिशन तो कोई नहीं हुई भाई। और साथ ही उसने सवाल में बताया बेचा भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है ये दोनों नील आ जाएंगे। ट्रांसफर्स, हाँ जी, रिवैल्यूएशन हुई है, कितनी डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हुई होगी? सर जमीन पे तो डेप्रिसिएशन होती नहीं है, तो डेप्रिसिएशन नहीं होगी तो ट्रांसफर भी कुछ नहीं होगा। बात समझ आती है? अगली बात, रिवैल्यूएशन हुई कितनी है? हुई कितनी है? हम, आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है, हम वर्किंग वन फिर भी बनाएंगे इसकी। रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड, प्लीज बस जरा बोर्ड पे फोकस करें।
हमारा फॉर्मेट कुछ ऐसे चलता था। उसने हमें साल के शुरू का डाटा दिया हुआ है और ये बुक वैल्यू है भाई, कॉस्ट तो नहीं है, बुक वैल्यू है 500, नो रिवैल्यूएशन नो प्रॉफिट एंड लॉस। साल के पहले दिन ही रिवैल्यूएशन हो गई तो एक लाइन छोड़ के क्या रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी पड़ेगी? सवाल में देख के बताएं लैंड की रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है। 900 लिखा हुआ है सवाल में, कहाँ लिखा हुआ है? उसने लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 6 के अंदर, लैंड एंड बिल्डिंग्स वर रीवैल्यूड साल के पहले दिन टू ₹1500 ऑफ विच लैंड इज वर्थ ₹900। सर उसने बता तो दिया कि रीवैल्यूड अमाउंट 900 है, बोले क्या रीवैल्यूएशन सरप्लस बनता है? 400 और ये भी 400। उसके बाद साल के आखिर में डेप्रिसिएशन नो, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो होती नहीं ना इस ज़मीन के ऊपर। और साल के आखिर में आपने यहाँ पे 900 की बुक वैल्यू 400 की। ओके, तो असल में हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था रीवैल्यूएशन 400, जो कहाँ से आ गई? वर्किंग वन। बल्कि ऐसे ना लिखा करें क्योंकि हर एक की रिवैल्यूएशन की वर्किंग अलग होगी। ऐसे यहाँ पे वर्किंग का रेफरेंस आपने नहीं देना, आपने वर्किंग का रेफरेंस ना इसके ऊपर ऐसे दे देना 1, बस। ये काम लिख देंगे ना तो उसको पता लग जाएगा एग्जामिनर को ये वर्किंग 1 से आया हुआ, क्योंकि इसकी वर्किंग कुछ और आपने की होगी, इसकी कुछ और की होगी, इसकी कुछ और की होगी। साथ अगर वर्किंग का रेफरेंस लिखेंगे ना तो वो ऐसे ही सफ़ा छोटा होता है, गंद मच जाएगा। छोटा सा 1 लिख दीजिएगा कि पढ़ा जाए, उसको पता लग जाएगा वर्किंग 1 से आया भाई। ओके, और फिर इसको क्लोज करें और हमारा ज़मीन जो है वो इस वक्त 900 पे आके रुक गई। किसी को कोई मसला? सब अच्छा है, आगे चलें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ज़मीन की तो होती कोई नहीं है, कोई ट्रांसफ़र नहीं, कोई डेप्रिसिएशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, क्लोजिंग ज़ीरो, नेट बुक वैल्यू वही 900 और क्लोज। सब अच्छा है। मेजरमेंट बेसिस क्या है जी? सर रिवैल्यूएशन, कॉस्ट कैसे है? आपने रिवैल्यू किया ऊपर, रिवैल्यूएशन मॉडल है भाई। डेप्रिसिएशन होती नहीं है, नॉट एप्लीकेबल लिखा करें, बेटर वर्ड, नॉट एप्लीकेबल। इस पर डेप्रिसिएशन होती नहीं है। नहीं जी, ये कॉलम कंप्लीट हो गया। किसी को कोई मसला? चलें जी, ज़रा नोट करें, फिर आते हैं बिल्डिंग के ऊपर। असल कहानी तो शुरू वहाँ से होनी है। जनाब सॉरी, अभी करना है वो सवाल। मिड ऑफ द ईयर की बात ही अभी आपको नहीं बताई, अभी मिड ऑफ द ईयर की बात नहीं बताई, कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया। मैं भी याद करके नहीं आया हुआ, जब याद करके आऊँगा फिर बताऊँ। ओके मेरे भाई, बस इस हफ्ते का मेहमान है इंशाल्लाह I-16। हाँ बस 20 लेक्चर 20 दिन से अब तो बोर हो गए हैं। बोर नहीं हुए अभी? ओके, आई कैब इज वेटिंग फॉर यू ऑन कितने मार्च? कितने मार्च? किस मार्च को? 11 मार्च, 12 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च? ये FR1 का पेपर तो आपका अगले हफ्ते जाके होता है ना, लास्ट में होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, नोट करें। चलें जी बिल्डिंग्स के ऊपर जी। सॉरी, नहीं बिल्डिंग पे बिल्डिंग नहीं करनी। बिल्डिंग नहीं, मैं बिल्डिंग कराऊंगा ताकि प्लांट और मशीनरी फिक्सर फिटिंग आप घर से करके हैं। आप फिर करेंगे, कहेंगे सर खुदा आपने आसान सा करा दिया था और यहाँ पर आपने मुश्किल करा दिया। ऐसे नहीं होता। अभी बिल्डिंग भी करेंगे हम। आइए जी बिल्डिंग्स पे फोकस करते हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा, वो जो वर्किंग 1 के अंदर रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है 400 का, उसका क्या करना है? उसका क्या करना है? वो नोट में किधर आएगा? नहीं, रिवैल्यूएशन सरप्लस की बात कर रहा हूं। वो 400 किधर जाएगा? कहीं भी नहीं आएगा। उसका नोट से ताल्लुक है कोई? उसका इस नोट से तो कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो बस जाएगा अपनी बैलेंस शीट के अंदर, एक्सट्रैक्ट्स में जाके देखेंगे उसे क्या करना है। नोट में तो उसका कोई काम नहीं है। नहीं, रिवैल्यूएशन सरप्लस यहां किधर आएगा? यहां पे सिर्फ एसेट का लेजर और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर, ये 2 लेजर आएंगे। इन 2 लेजर में रिवैल्यूएशन सरप्लस का ताल्लुक सिर्फ इस हद तक था। इस 400 का या इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन यहां कहीं नहीं आएगी। ओके जी,
बस यही तो उस वक्त से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस एंट्री में एसेट और एक्यूमुलेटेड इंपैक्ट होगा बस वो आएगा, और ये देखें लेजर ही तो है। ओके, आइए जी बिल्डिंग के ऊपर, आइए बिल्डिंग के ऊपर छलांग मारते हैं। बिल्डिंग का ओपनिंग कितना है मेरे भाई? 400। बोर्ड पे देखे, बोर्ड पे देखे, छोड़ दें। क्या बिल्डिंग में कोई एडिशन हुई? बिल्डिंग में कोई एडिशन हुई? यस सर। कितनी एडिशन हुई भाईजान? बिल्डिंग में CWIP से ट्रांसफर नहीं हुआ। अभी यहां पे लेजर बनाया तो था, वो देखे उसने कहां लिखा हुआ है? उसने लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 में, फर्दर कॉस्ट ऑफ ₹53,000 आर इनकर्ड ऑन बिल्डिंग्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द कंपनी। अब बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹1,00,000 इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो जो बिल्डिंग 1,00,000 की साल के दौरान कंप्लीट हुई है उसकी एंट्री आपने क्या की होगी? डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट CWIP, ये एंट्री की होगी ना आपने। तो क्या डेबिट बिल्डिंग होना नहीं चाहिए? और CWIP तो भाई आपका IAS 16 में तो फॉल नहीं करता, वो PP नहीं। अब यहाँ इसका कॉलम तो नहीं बनाएंगे, यहाँ पे छोड़ दें, उसको बाहर रखें। यहाँ पे लिख दिया तो कहेंगे लोग कि ये आपका एसेट है, डेप्रिशिएट करो, तो उसकी तो डेप्रिसिएशन होती नहीं है। तो वो आपके दिमागों में लेजर क्रेडिट हो गया, अभी बनाया था मैंने बोर्ड पे, और ये देखें डेबिट हो गया, एडिशन हो गई। क्या कोई डिस्पोजल हुई है बिल्डिंग की? नहीं सर, प्लांट और फिक्सचर की हुई है, इसकी थोड़ी हुई है। क्या कोई ट्रांसफर हुई होगी? बिल्कुल हुई होगी सर, इधर तो आए जरा। ओ इधर, ओ इधर देखो, इधर रीवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग। जी, साल के शुरू में अगर आप गौर करेंगे तो हमें चाहिए होती है बुक वैल्यू, क्योंकि हम बुक वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो शायद हमारे पास कॉस्ट थी 400 और एक्यूमुलेटेड थी 80। शायद बिल्डिंग हमारे पास 320 पे पड़ी हुई थी। क्या मानते हैं आप इस बात को? और आपको तो पता है ना, बुक वैल्यू को रिवैल्यूड अमाउंट के साथ कंपेयर करते हैं। साल के शुरू में ही रिवैल्यूएशन हुई और एक लाइन छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी? 600। और यहां पर क्या लिखेंगे हम? रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग कितना जी? 280। और यहां पे भी 280 और ये 280। बात समझ आई? और अब यहां पर ट्रांसफर की तो बात ही नहीं हुई। ट्रांसफर क्या क्या करें? चलें इसको तो पहले लिखें ना, 280 जो आसान काम है। और ये कौन से आया? वर्किंग 2 से, साथ वर्किंग 2 मेंशन करें। ओके, अब जैसे ही रिवैल्यूएशन हुई, एसेट की जितनी डेप्रिसिएशन पड़ी होगी सारी उड़ा के फेंकनी पड़ेगी। सवाल मेरा आपसे यह है, 1 जनवरी 15 को इस बिल्डिंग की कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी हुई थी? सर ओपनिंग में दे तो रहा है 80, साल के शुरू में 80 पड़ी थी और उसी दिन एसेट रिवैल्यू हो गया, तो 80 सारी की सारी उड़ानी पड़ेगी। क्या एंट्री करते हैं आप उस पर? क्या एंट्री करते हैं? एक्यूमुलेटेड डेबिट और एसेट क्रेडिट। क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कमी होती है? होती है। तो क्या यहां पर 80 लिखा जा सकता है? क्या क्रेडिट होता है एसेट तो यहां पर भी नेगेटिव से 80 लिखा जा सकता है? तो भाई ये देखें एंट्रीज हो गई। और मैं आपको एक बात बताऊं, असल में सारी एंट्री चल रही होती हैं ये, डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट कैश, डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस, डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट एसेट। ये वही एंट्रीज हैं जिनको हम यहां पे फेंक रहे हैं। बस लेजर आपके ज़हनों में है ना, नोट में कोई मसला नहीं। फॉर्मेट तो आपको याद हो चुका होगा अब तक, 1-2 सवाल और करेंगे पक्का हो जाएगा। सिर्फ लेजर ज़हन में रखें, सवाल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा। बताएं जी क्लोजिंग बैलेंस। 700। बिल्डिंग आ गई 700 के ऊपर। ये सही बताया आपने 700? हाँ ठीक हो गया। ओके, उसके बाद क्या करना है जी? ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 80 पड़ा हुआ था, सारे का सारे एलिमिनेट हो गया। अब मसला है जी अगला डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चले इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। डेप्रिसिएशन 600 पे करनी पड़ेगी, लेकिन रुको जरा, सबर करो। हाँ जी, कितनी डेप्रिसिएशन मेरे भाई? 2% लगाएंगे इसके ऊपर। क्या जो उसने ये बात लिखी हुई है कि यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज अनचेंज्ड, द बिल्डिंग्स वर परचेज 10 years बिफोर द रिवैल्यूएशन, क्या इसका कोई इंपैक्ट नहीं है? क्या रिमेनिंग लाइफ नहीं निकालनी पड़ेगी? 2% से देखें,
देखें 2% है, 2% से देख के बताएं यूजफुल लाइफ कितनी बनती है? 50 साल। 50 साल बनती है, ओके। अगली बात मुझे यह बताएं 50 में से 10 गुजर चुके हैं, बकाया कितना रहेगा? तो क्या मुझे 40 पे डिवाइड करना पड़ेगा 600 को? नहीं, यही काम करते हैं ना, जब भी एसेट रीवैल्यू होता है तो क्या करते हैं? रिवाइज बुक वैल्यू माइनस रिवाइज यूजफुल लाइफ डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी रह गई? 40 नहीं रह गई? 2% पे करता हूं डेप्रिशिएट, टोटल 50 साल बनते हैं। रेट से लाइफ बनाना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/8, 1/8 50 साल इसकी टोटल यूजफुल लाइफ थी। और उसने बताया कि ये बिल्डिंग जो है रीवैल्यूएशन से 10 साल पहले खरीदी गई थी, मींस 10 साल गुजर गए, बकाया कितने रह गए? 40। तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आज 40 ही तो है। क्या ख्याल है? तो 600 को डिवाइड करें 40 पे, क्या आंसर आता है? बस इतनी सी बात थी। तो भाई ये देखें, हम इसको 40 पे करेंगे डिवाइड, और ये 40 कैसे आया? ये देखें 1/रेट 0.02। आपने बताया टोटल यूजफुल लाइफ है 50 साल, और 50 में से 10 साल गुजर गए तो बकाया तो 40 रह गई ना। ये बात सबको समझ आ गई है? क्लियर होगी बात? तो बताएं जी, 600 को 40 और जो सलूक इसके साथ वही सलूक उसके साथ। वैसे इस सलूक का फायदा कोई नहीं है। अब बताएं 15 और ये 7, 7 के 70, 7। एसेट की बुक वैल्यू आ गई 585 पे, और ये आ गया 273 पे। लें जी, डेप्रिसिएशन आ गई 15 की, लेकिन मेरे भाई एक प्रॉब्लम और भी तो है, एडिशन पे डेप्रिसिएशन नहीं लेनी। हाँ जी, एडिशन पे भी तो डेप्रिसिएशन होनी चाहिए ना। वर्किंग 3 बनाए, डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस जी। सवाल मेरा आपसे ये है, सवाल मेरा आपसे ये है, क्या है? कितना, कब एडिशंस हुई? सवाल अगर खामोश हो तो एज्यूम करें साल का पहला दिन, डिस्पोजल के केस में भी और एडिशन के केस में भी। अगर सवाल ने डेट ऑफ एडिशन या डेट ऑफ डिस्पोजल ना दी हो, एज्यूम कर लिया करें साल का पहला दिन है। तो भाई यहाँ पे 100 के ऊपर, इस पे तो 2%, भाई ये तो भी रिवोल्यूशन वाले जुमरे में ही नहीं आया, इसलिए इस पर डायरेक्ट 2%। ओके, तो ये हो गई 2। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 15 जमा 2, 17। ये डेप्रिसिएशन आप क्या करेंगे? यहाँ पे चार्ज कर देंगे एडिशन के तौर पे, और ये है वर्किंग 2 एंड 3। ओके, सवाल खत्म, सॉरी बिल्डिंग खत्म हो गई, डिस्पोजल हुई कोई नहीं, 80-80 कैंसिल, 17 की एक्यूमुलेटेड। और गौर करें मेरे भाई, गौर करें, जब भी एसेट रीवैल्यू होता था हम उसकी डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करते थे, तो साल के आखिर में कैरी डाउन एक्यूमुलेटेड का कितना बनता था? उसी साल की डेप्रिसिएशन बन जाती थी ना। तो देख लें, ओपनिंग वाला सारा एलिमिनेट कर दिया, बकाया क्लोजिंग वही आ गया जो इस साल की डेप्रिसिएशन थी। अब अगले साल का अगर 2016 का नोट आ जाए तो आप 17 को एलिमिनेट करेंगे। आगे चलें जी, नेट बुक वैल्यू बताएं, मेजरमेंट बेसिस रिवैल्यूएशन। ये कौन सा है जी? स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM। और ये कितना है जी? 2% लिख दें, 2%, 2% लिख दें, बस काफ़ी है। ओके, यहाँ तक सब अच्छा है? ले जी, अगले दोनों कॉलम आपने घर से करके आने हैं। ये दोनों कॉस्ट में है, रिवैल्यूएशन पे हैं? ये कॉस्ट में है, बस फर्क इतना है कि इनमें रिवैल्यूएशन की बजाय डिस्पोजल है। तो कोई नहीं, आप कर सकते हैं। एसेट अकाउंट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ज़हन में रखिएगा। मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफिज।